नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेरीज होते हैं या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, या आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8920340192 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं रिया से। यहाँ पर प्रश्न ये है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया जो है कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि जो मेजॉरिटी होती है उसके अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। और यह सहपाठी विरोध या पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन कहता है विषम मांग नैतिकता की बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की बात की जा रही है। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतिक्रिया, और चौथा ऑप्शन कहता है सहयोग की नैतिकता। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह ये सोच रही है कि जैसा बहुमत, मतलब जैसा सब लोग चाह रहे हैं वैसे चलना चाहिए और उस तरह के नियमों में संशोधन करना चाहिए जो नियम सही नहीं है। यहाँ पर क्या वो सहपाठी का विरोध कर रही है। अब पियाजे के अनुसार बताना है आपको, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं। जल्दी से किससे संबंधित हो सकता है, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। जीन पियाजे जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास का तो सिद्धांत दिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था। अगर आप चाहें तो उस सिद्धांत के हिसाब से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो नैतिक विकास का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं, विषम मांग नैतिकता की बात तो बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया, इससे कोई रिलेशन है नहीं। सहयोग की नैतिकता की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा जो हो जाता है वो सही हो जाता है। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा। देखिए, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण हेतु निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, जवाब दीजिएगा। समावेशन और अनुकूलन के रूप में। दूसरा ऑप्शन कहता है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। तीसरा ऑप्शन कहता है समावेशन और समायोजन के रूप में, और चौथा ऑप्शन कहता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, प्रश्न ये है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए वे चाहते हैं कि जो वर्तमान की योजना है उसके अनुरूप बनाया जाए और नवीन तकनीकी में संशोधन किया जाए और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होना चाहिए। इन दो प्रक्रियाओं में क्या कहा जा रहा है, यानी कि दो प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाएगा। समावेशन और अनुकूलन की बात करते हैं, साम्यीकरण और संशोधन की बात करते हैं, समावेशन और समायोजन की बात करते हैं, और अगर देखा जाए समायोजन और अनुकूलन के रूप में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। समावेशन और समायोजन की बात की जा रही है। हमने आपको शब्दावलियां टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ वे शब्दावली वीडियो जरूर देख लें बाद में। चलिए, बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है दोस्तों कि बाल केंद्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बाल केंद्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक के आधार पर किया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दोस्तों कहा जा रहा है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान देता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं की से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं।
तीसरी बात करते हैं पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हर एक प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, प्रश्न पढ़ते समय मतलब जब आप प्रश्न पढ़ें और विकल्प पढ़ें, ध्यान से अगर आप पढ़ें ना, तो हर एक प्रश्न आपका सही हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं हर एक विकल्प में। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम का विकास एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं और प्रेरणाओं, मूल्यों, सीखने के सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक के आधार पर तय किया जाना चाहिए। बिल्कुल तय किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात करते हैं पाठ्यक्रम बनाने में अगर देखा जाए तो शिक्षक इस बात को जरूर ध्यान देता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। देखिए पाठ्यक्रम तो वही बनाना चाहिए ना, शिक्षार्थी क्या चाहते हैं और एक तरीके से समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप बताइए कि क्या पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं हैं, क्या इसकी ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षक की ध्यान देने की आवश्यकता है तो फिर यहाँ पर अभी हमने बताया था ना, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि शिक्षक क्या करते हैं, एक तरीके से पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षार्थी और समाज की ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरा हो जाता है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक के आधार पर स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाता है दोस्तों वो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक और विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पारंपरिक शिक्षा की कोई बात नहीं है। अगर पारंपरिक शिक्षा की बात आ जाएगी तो फिर प्रोजेक्ट प्रणाली का कोई यूज नहीं होगा। वैदिक शिक्षा बिल्कुल अलग होती है। तो अगर देखा जाए तो प्रगतिशील शिक्षा की ही बात की जा रही है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दूसरा होता है वो सही हो जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है मेरे प्रिय साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब देते चलिए। ठीक है, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए मतलब जो बालक होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी बतानी चाहिए, प्रेरणादायी नाटक बताना चाहिए, उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहिए। यह सिद्धांत किसमें लागू होता है, प्रेरणा के सिद्धांत में लागू होता है, या एक तरीके से लोकतांत्रिक सिद्धांत में लागू होता है, या सर्वांगीण विकास का सिद्धांत लागू होता है, या चयन का सिद्धांत लागू होता है। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सारे छात्र इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जहां पर भी मोटिवेट की बात आएगी तो वहां पर मोटिवेट वाला ही सिद्धांत लागू होना चाहिए, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत यहां पर लागू हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर क्या हो कि कक्षा में हर एक व्यक्ति मतलब क्लास में हर एक स्टूडेंट प्रश्न पूछने का अधिकारी है। अगर प्रश्न पूछता है तो मास्टर क्या करे या टीचर क्या करे, उसको जवाब दे। मतलब कि एक तरीके से हर व्यक्ति समान है, यही है लोकतांत्रिक सिद्धांत। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2000 से 2001, 2000 से 2004, सन 2000 से 2005, सन 2004 से 2005। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका जवाब फटाफट देते चलिए। देखिए अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में। अब आइए बात करते हैं सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसने दिया हुआ है।
अब इसका जवाब गलत तो नहीं ही होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होता है सही हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई का फुल फॉर्म हो जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल को सीखें। नेक्स्ट बात करते हैं बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और चौथा ऑप्शन कहता है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जवाब दीजिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के मॉडल में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से होता है कैसे आप अपेक्षा करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। समय नष्ट होने वाली सामाजिक आदतों का या प्रकृति का त्याग करें, ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल को सीखें। बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरी बात ही सही है कि वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता निभाएं और सामाजिक कौशल को सीखें, यानी कि समाज के जो स्किल्स हैं उसको सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज की ऐसी बात नहीं है, समाज में अगर कुछ गलत होता है तो प्रश्न उठाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार कर लें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा होता है दोस्तों वो सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बुद्धि के संदर्भ में, देखिए बुद्धि वाला चैप्टर आ गया है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी आप प्रयास कीजिएगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बताइएगा जल्दी से। देखिए बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और पहला ऑप्शन कहता है कि केवल ए सही, केवल बी सही, केवल ए और सी सही है और ए सभी सही है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बुद्धि के संदर्भ में आपको सही चीजें बताना है। देखिए बुद्धि, अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। बिल्कुल, अगर हमारे पास दिमाग है तो हम किसी भी पर्यावरण के साथ, कहीं के भी पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि जो होती है सीखने की योग्यता होती है। बिल्कुल सही बात है। जब ए और बी सही हो गए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर डी भी सही हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की भी योग्यता है। बिल्कुल, आप सोचिए जिन लोगों को हम जिन चीजों को नहीं देख पाते हैं उसका भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, वही है हमारी बुद्धि। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे में तीनों सही हो जाता है, तो यानी चौथा ऑप्शन सही। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बुद्धि अगर देखा जाए तो कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है और उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और उनमें एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार के अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। जवाब दीजिएगा। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। एक प्रथम
मानसिक योग्यता, दूसरा द्वितीय विशिष्ट योग्यता। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए द्विकारक सिद्धांत की बात की जा रही है, द्विकारक सिद्धांत, यहाँ पर द्विकारक की बात करते हैं तो स्पीयरमैन महोदय आ जाते हैं। ठीक है, बुद्धि कई तत्वों का समूह है भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पीयरमैन ने ये बातें तो कही ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है और इसमें कई ग्रुप होते हैं, ये भी गलत है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, यहाँ पर इस बात की ही नहीं जा रही है। तो अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं दोस्तों। एक होता है प्रथम यानी कि जनरल स्पेसिफिक की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं तो द्वितीय यानी कि विशिष्ट मानसिक योग्यता की बात करते हैं। देखिए वे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता तो होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यता भी होती हैं, कुछ ना कुछ खास बातें भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर चौथा सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं रखता है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का से संबंध कौन सी चीजें यहाँ पर नहीं है। देखिए पहला प्रश्न ये है कि यह शोध रहित नहीं है, पहला ऑप्शन ए कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आलोचनात्मक क्रिटिकल अप्रोच आपको दिखाना है, यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत पे कौन सी चीजें नहीं आ सकती हैं, ये आपको बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक हैं बिल्कुल थॉर्नडाइक महोदय हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दिया करें। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके बताया करें। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाता है इसका आंसर तीसरा सही हो जाता है। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हैं प्रायः एक क्षेत्र में ही, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया, आप याद करिए कल मैंने आपको बताया ऐसा होता ही है, ऐसा ही किया जाना चाहिए, केवल अधिकतम ऐसा होता है, न्यूनतम ऐसा होता है, तो मान के चलिए ऐसी चीजें गलत हो ही जाती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाता है यहाँ पर गलत हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा है कि ऐसा होता ही है, तो मान के चलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए इसके आंसर हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जैसे कि मैंने रख लिया। चलिए अब आइए बात करते हैं इसका आंसर, पहले टिक कर देता हूं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र है मानसिक आयु अपान कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, कालानुक्रमिक आयु अपान मानसिक इंटू 100 और मानसिक आयु अपान कालानुक्रमिक। बताइएगा, यहाँ देख ही रहे हैं आप क्या पढ़ा जाए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो MA अपान CA हो जाता है, इंटू 100 हो जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन तो सीधे कट गए, 125 का कोई मतलब था ही नहीं। यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन था। तो MA अपान CA से हमें याद है, तो हम पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अध्ययन शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं और वह से प्रभावित होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाना चाहिए गार्डनर की बात की जा रही है, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की जा रही है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर अच्छा, बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या है, गार्डनर साहब है, और बहुकारक सिद्धांत में कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। शायद मैंने ऊपर बहुबुद्धि बोल दिया था, बहुकारक मुझे बोलना चाहिए था, बाकी बात एक ही है, मतलब एक तरीके से। तो बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं, और बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, गार्डनर महोदय हैं। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः के रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम, कम से कम, पूर्ण और उच्च। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किससे संबंधित यानी शैक्षणिक रूप से संबंधित होते हैं। चलिए इसका जो जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जहां पर भी आ जाता है वहां पर ये मान के चलिए गार्डनर साहब की बात की जा रही है, गार्डनर साहब की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर है सिद्धांत, यानी कि प्रश्न में ये है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है और जिनका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए इसके जवाब के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसके जवाब के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब निहितार्थ देता है सिवाय किसके, कि बहुबुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वह नित्य गाने की कसरत करता है, वाक्य बताइएगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है, वाक्य बताइएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नित्य गाने की कसरत करता है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है अर्थ विज्ञान, सॉरी लगता है मैंने गलत पढ़ दिया थोड़ा, एक मिनट दोस्तों, बार हाँ चलिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन कहता है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि यहाँ पर पहला सही हो जाता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है, सबसे कम पूछा जा रहा है किसकी संभावना सबसे कम है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं नहीं के बराबर है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की महोदय ने कहा है। भाषा और विचार प्रारंभ में ही दो भिन्न गतिविधियां हैं, भाषा विचार पर आधारित होता है, पियाजे महोदय ने कहा है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक यानी कि बीएफ स्किनर साहब ने कहा है। जवाब दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो तीसरा सही हो जाएगा, भाषा विचार पर आधारित। पियाजे की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सबसे कम संभावना है इसकी सही होने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। अब हमें बात करना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत निम्नलिखित चरण आते हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन,
पूर्व प्रक्रमण श्रेणीकरण उपरोक्त सही का सही क्रम है? ए बी डी सी ए डी बी, सी बी डी ए। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चौथा सही हो जाता है, यानी कि सी सही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा, सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पूर्व प्रक्रमण, फिर उसका श्रेणीकरण करना होगा, फिर अगर देखा जाए तो प्रतिक्रिया के चयन करना होगा, फिर उसको क्रियान्वयन यानी कि एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे में चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है, संकेत का प्रयोग, और वाक्य है, रूपिम है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अब इस प्रश्न का जवाब तो गलत मत ही करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब गलत मत ही करिएगा। चलिए इसके जवाब के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है स्वनिम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम कुछ प्रश्नों को करते हैं, अगले वाली वीडियो में करते हैं। दरअसल क्या होता है, जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो मैंने देखा है कि जो हमारे छात्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वे नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं चलो 1 घंटा इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालते निकालते क्या होता है, दूसरा दिन का आ जाता है, यानी कि दूसरे दिन समय आ जाता है, फिर भी वे समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट की ही वीडियो आप तक पहुँचाई जाए, ठीक है, और उसी को 2-3 वीडियो में कवर कर दिया जाए, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।